हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा ही अभी ब्रेकिंग न्यूज में सुनने में आया है कि रीट का एग्जाम अब 26 सितंबर को होगा। तो आप अपनी आई होप आप सब अपनी तैयारी काफी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 4 स्टेज ऑफ कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस को हिंदी में कहते हैं क्षमता या एबिलिटी, और इसको एक और नाम से जानेंगे 4 स्टेज ऑफ लर्निंग। और 4 स्टेज ऑफ लर्निंग यह किसने दी थी? यह दी थी मार्टिन एम ब्रॉडवेल ने। मार्टिन एम ब्रॉडवेल ने, और इन्होंने यह मॉडल दिया था 1969 में। और यह मॉडल हमें बताता है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी लर्निंग को किस तरह से सीखते हैं, कैसे कैसे सीखते हैं और क्या क्या हम एफर्ट डालते हैं सीखने में अपने। तो यह मॉडल पॉल आर क्रुशिया एंड फिलिप्स डब्ल्यू वाटसन ने यूज किया था या मेंशन किया था अपनी एक बुक में। इन्होंने मेंशन किया था, और उस बुक का नाम है द डायनामिक ऑफ लाइफ स्किल कोचिंग। इस बुक में इन्होंने इस 4 स्टेज कॉम्पिटेंसी को, मॉडल को मेंशन किया था। और यह बुक आई थी, कब पब्लिश हुई थी यह बुक पब्लिश हुई थी 1973 में। और इस मॉडल को यूज किया था सबसे पहले, कहाँ पे किसने यूज किया था? इस मॉडल को यूज किया था जॉर्डन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल। इसमें यहाँ पर इन्होंने इस मॉडल को यूज किया गया था। इसमें किस लिए यूज किया था? यह किसने यूज किया था? नोल बूच ने इसको यूज किया था 1970 में। और यह उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए यूज किया था, अपने एम्प्लॉयज को सिखाने के लिए, कोई टर्म को सिखाने के लिए उन पर बेस्ड यूं कह लीजिए एक छोटी सी रिसर्च की थी इन्होंने। तो वहां पर इन्होंने यूज किया था इस मॉडल को। किसने यूज किया था? नील बर्च ने 1970 में इन्होंने इसको यूज किया था। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं अभी कि वो 4 स्टेज हैं कौन कौन से। तो वो 4 स्टेज हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे आएगी अनकॉन्शियस इन कॉम्पिटेंस। इसका मतलब होता है हिंदी में, जैसे कॉन्शियस का मतलब चेतना होता है, तो इसका होएगा अचेतन क्षमता। अचेतन क्षमता कैसे हुई कि यहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पे एक मेन कीवर्ड हम देखते हैं क्या है यहाँ पे, डोंट नो। यह वह स्टेज है जहां पर हम किसी अधिगम के बारे में नहीं जानते, यानी कि जो हमें सिखाना चाहते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि किसी को सिलाई के बारे में सीखना है, लेकिन यहाँ पर वह सिलाई के लर्निंग के बारे में, उसके जैसे कैसे सीखा जाता है उसके बारे में बिल्कुल ही अनकॉन्शियस है, क्योंकि उसको पता ही नहीं सिलाई होती क्या है, क्यों करनी चाहिए, क्या होता है इसके फायदे। यहाँ पर हमें सिलाई के बारे में कुछ नहीं पता। और अगर हम एग्जाम्पल एक और लेके चले, इसका स्टडी के बारे में एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए, जैसे कि आजकल न्यूज में रीट भी बना रहता है, तो हम रीट के बारे में लेके चले कि रीट का एग्जाम है। तो यहाँ पर हमें इस स्टेज पर हमें रीट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, क्या होता है रीट, क्या नहीं होता, बिल्कुल सोचते भी नहीं है इसके बारे में, बिल्कुल अवेयर नहीं होते। डोंट नो में हम यह भी लिख सकते हैं कि हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते। किसके बारे में? मान लीजिए रीट के बारे में हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता यहाँ पर, और हम कुछ भी केयर नहीं करते, हमें कोई परवाह ही नहीं है रीट होता क्या है, क्या मतलब हमें रीट के बारे में कुछ भी नहीं पता हमें, और जान के हमें करना भी क्या है। तो यहाँ पर ये वो वाली फीलिंग होती है कि मुझे कुछ नहीं करना, केयरलेस होता है। यहाँ पे हम केयर करनी शुरू नहीं करते। एक तो इसका हो जाता है, देखिए डोंट नो, कि हमें पता ही नहीं इसके बारे में। एक होता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसके बारे में, एंड हम कह सकते हैं डोंट केयर,
कि हमें कोई केयर ही नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, रीड हो या ना हो हमें कुछ नहीं पता। और इसको हम यह भी कह सकते हैं कि अवेयरनेस नहीं होती, तो लैक ऑफ अवेयरनेस हम इसको कह सकते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस स्टेज भी हम इसको कह सकते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सी बात आ गई कि हम जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी हमारी लर्निंग करनी है हमें, उसके बारे में यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता होता, हमें कोई परवाह नहीं होती, और हमें यूं कह लीजिए एक तरह से अवेयरनेस तो बिल्कुल ही बहुत बहुत कम होती है। तो यह होता है अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस लगा कि अक्षमता, कि हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, कुछ भी नहीं सोचते हम इसके बारे में। सेकेंड स्टेज आती है हमारी, सेकेंड नंबर पर आएगी कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कॉन्शियस होता है चेतन, और इनकम्पिटेंस में हम समझ ही गए हैं कि इनएबिलिटी या फिर अक्षमता। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें वही थोड़ा सा वही होता है कि हमें यहाँ पर भी कुछ पता नहीं होता कि रीड के बारे में अभी भी हमें नहीं पता है कि रीड होता क्या है और क्यों इसकी स्टडी करनी चाहिए, क्यों इसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। लेकिन जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज में बना रहता है आजकल, हर वक्त इसकी बातें होती रहती हैं, कभी मीटिंग हो रही है, कभी डेट आगे हो रही है, कभी पोस्टपोन हो रहा है, तो कभी फिक्स हो रहा है, कभी ये दोबारा से ओपन हो गया जाता है, दोबारा फिल होने शुरू हो जाते हैं फॉर्म। तो वैसे ही देखिए जब ब्रेकिंग न्यूज में बना हुआ तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग टू केयर यानी कि हम थोड़ी सी उसकी परवाह करनी शुरू कर देते हैं, जानने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर ये चीज है क्या, क्यों ये न्यूज में बना हुआ है। तो यहाँ पर हम थोड़े से अवेयर हो जाते हैं किसके बारे में, जिसके बारे में हमें सीखना है, जिसके बारे में हमें जानना है आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे अवेयरनेस शुरू हो जाती है, और इस तरह से इसको एक क्या कहा जाता है कि स्टार्टिंग होती है अवेयरनेस होने की, तो इसे अवेयरनेस स्टेज भी कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस शुरू हो रही है किसकी, किसी भी चीज की लर्निंग के बारे में, किसी भी चीज की लर्निंग के बारे में यहाँ पे अवेयरनेस शुरू हो रही है। क्योंकि यहाँ पे ये तो हमें पता ही नहीं कि वह चीज होती क्या है, लेकिन न्यूज में जब आ रहा है बार बार तो हम उसकी थोड़ी परवाह करनी शुरू करते, सुनने लग जाते हैं हम कि रीड आखिर होता क्या है। तो थोड़ी सी यहाँ पे क्यूरियोसिटी शुरू हो जाती है, अवेयरनेस बननी शुरू हो जाती है कि आखिर रीड है क्या, हमें इसके बारे में जानना चाहिए, आखिर इसमें होता क्या है, क्यों ये न्यूज में बना हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने रीड के बारे में जानना शुरू कर दिया। ये पर्टिकुलर रीड पे नहीं होता, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए रीड का एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको समझाने के लिए। अदरवाइज यहाँ पर हम कहने चले कि यहाँ पर हम किसी भी पर्टिकुलर लर्निंग के बारे में केयर करना या परवाह करना शुरू कर देते हैं और हमें उस लर्निंग के बारे में थोड़ी अवेयरनेस होनी शुरू हो जाती है। तो इसके बाद तीसरी स्टेज में क्या होता है चलिए देखते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है हमारी। थर्ड स्टेज का नाम है नंबर 3 एंड दिस इज कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। देखिए ध्यान दीजिए, अब तक हमारा क्या चल रहा था, इनकॉम्पिटेंस चल रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब हम सचेत हो गए हैं, अब हमें अपनी क्षमता के बारे में जानना पड़ेगा। हमें अब लर्निंग जो भी हम करने जा रहे थे उस लर्निंग के बारे में हमें नॉलेज काफी लेनी शुरू कर दी थी हमने सेकंड वाली स्टेज में। तो अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या होता है। इस स्टेज को हम कहेंगे डिसिप्लिन्ड एफर्ट। इस स्टेज में हम क्या करना शुरू कर देते हैं, जो भी हमें लर्निंग करनी है, जो भी हमें सीखना है, अधिक में हमें करना है, उसके बारे में हम डिसिप्लिन एफर्ट लगाने शुरू कर देते हैं। अब रीड का हम एग्जांपल लेके चल रहे थे। रीड का हमने देखा कि न्यूज में भी बना रहता है, आगे पीछे भी इसकी पोस्टपोन हो रही है, डेट कभी फिक्स हो रही है, कभी आगे हो रही है। तो अब हम जाना कि लास्ट स्टेज में हम अवेयर होना शुरू हो गए थे कि आखिर होता क्या, ये चीज है क्या रीड। तो जब हमें पता चला कि रीड एक एग्जाम है जिसको क्लियर करने से हमें नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हमारे, तो अब हमने एक डिसिप्लिन्ड एफर्ट लगाने, अब हमारे खुद में हमने एफर्ट लगाने शुरू कर दिए कि हमारा रीड का एग्जाम क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप
स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि कौन कौन से स्टेप के साथ में हम रीड को क्लियर कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे प्लानिंग शुरू कर दी है कि हमें तैयारी करनी है किसी भी चीज़ के लिए। हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमें जो लर्निंग करनी है, जिस लर्निंग के बारे में हमें अवेयरनेस हुई है वह हमारी पक्की हो जाए। तो इसलिए हम प्रैक्टिसिंग करेंगे यहाँ पर। और अपनी लर्निंग जो हम जाने की, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे रीड का, तो हम रीड के बारे में जितनी भी हमारी नॉलेज हमने इकट्ठा की थी लास्ट वाली स्टेज में, अब हम उस लर्निंग को पक्का करने के लिए, रीड को क्लियर करने के लिए एफर्ट शुरू कर देंगे। और जो जो एग्जाम सिलेबस, जैसे मान लीजिए हमने लास्ट स्टेज में किया था, हमने रीड का एक तरह से सिलेबस पता कर लिया। इस स्टेज में हम उस सिलेबस को कंप्लीट करना या फिर पूरा करना शुरू कर देंगे और यहाँ पर हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने लग जाएंगे ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, ताकि हम अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे और उन प्लानिंग को अचीव करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे और लर्निंग को देखते रहेंगे हमने कितनी लर्निंग कर ली है और कितनी लर्निंग हमारी अभी रहती है। यानी कि एक एनालिसिस होता है यहाँ पर, हमें पता चल गया है यहाँ पर, हम अवेयर हो गए हैं। यहाँ पर फुल्ली हम अवेयर हो गए हैं कि हमें क्या करना है, कौन सी लर्निंग करनी है और कितना करना है, हमें कितना नहीं करना है। तो यहाँ पर यूं कह लीजिए कॉन्शियस हो गए हैं, एक तरह से अवेयर हो गए हैं हम। यहाँ पे अवेयर हो गए हैं फुल्ली, किसके बारे में, अपनी लर्निंग के बारे में हम अवेयर हो गए हैं कि हमें क्या लर्निंग करनी है और उसके लिए हमें लर्निंग के गोल तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना होगा, यह सब हमें यहाँ पर पता चल जाता है। तो 4th नंबर पर क्या आता है, 4th नंबर पर आता है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में क्या आएगा, यहाँ पर हमें जो भी लर्निंग हमने पिछली स्टेज में कंप्लीट की है, जो भी हमने सीखा है, उसके बारे में हम बिल्कुल मास्टर बन जाते हैं यहाँ पर आके। अनकॉन्शियस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ तक हमारी लर्निंग पूरी हो चुकी है और अब वह लर्निंग हमारे माइंड में अनकॉन्शियसली भी सेट हो चुकी है। तो उसके बारे में चाहे हम अवेयर होकर काम करें या ना करें, वो ऑटोमेटिकली हम काम कंप्लीट कर लेंगे। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, हर रोज अपने ही घर में देखते हैं। हमारी मम्मियों को हमने देखा होगा, हमारी बहनों को हमने देखा होगा, जब वो स्टार्टिंग में उन्होंने सब्जी बनानी नहीं आती थी, जब स्टार्टिंग में उन्हें सब्जी बनानी नहीं आती थी, पहले तो था उनका मन ही नहीं होता था। पहले स्टेज में जैसे हमने देखा कि उनका मन ही नहीं होता था सब्जी में बनानी है, या फिर कभी काम भी आ सकता है सब्जी बनाना। लेकिन जैसे थोड़ी वो बड़ी हुई तो उन्होंने क्या जाना कि शादी के बाद तो जैसा कि हमारे समाज में माना जाता है कि लड़की को ससुराल में जाके खाना बनाना पड़ेगा, या फिर खाना ऐसी चीज है कि चाहे ससुराल में बनाना पड़े या ना बनाना पड़े, कभी ना कभी तो काम आ जाएगा। अपने पेट भरने के लिए तो हमें खाना बनाना पड़ेगा ही। तो अब हमने सोचा कि खाना बनाना पड़ेगा तो हमें उसके बारे में जानना कि प्रोसेस क्या होता है। हमने थोड़ी अवेयरनेस आई कि खाना ऐसे ऐसे बन सकता है और इसकी एक प्लानिंग होती है, इसका एक फॉर्मूला कह लीजिए, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्टेप होते हैं, कैसे कैसे डालना है, बारी बारी चीजें डालनी होती है सब्जी में। तीसरी स्टेज में हमने क्या किया, हमने प्रैक्टिस की सब्जी बनाने की। जो स्टेप थे हमारे, हमने उन स्टेप को फॉलो किया और हमने सब्जी बनानी शुरू कर दी, प्रैक्टिस की काफी, और हमने उसमें पूरे अपने एफर्ट्स लगा दिए। तो यहाँ तक हमने पूरे अपने एफर्ट्स लगा दिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हमने काफी प्रैक्टिस की, सब्जी बनाना हमने सीख ली। और हम इस तरह से यहाँ पर 4th स्टेज में अब हो गए हैं हम मास्टर। अब हो गए हैं हम मास्टर, किसमें, मास्टर को हम कहेंगे निपुण। अब हम निपुण हो गए हैं सब्जी बनाने में। अब हम चाहे आंख बंद करके बनाए, हम सब्जी बना सकते हैं। चाहे हम सब्जी बनाने के साथ साथ में हम कुछ और भी काम करें, लेकिन फिर भी हम आराम से सब्जी बना सकते हैं। उतना ही नमक गिरेंगे, ये हमें पता है कि कब हमें नमक डालना है, कब हमें जीरा डालना है, कब हमें उसमें पानी डालना है, कब हमें सब्जी डालनी है। तो यहाँ पर अनकॉन्शियसली हम बिल्कुल ही मास्टर हो गए हैं। चाहे अब हम फुली अवेयर हों या ना हो, हमें अच्छे से पता है कि अब कौन कौन से स्टेप के साथ में हमें अपना काम करना है। यानी कि जो काम हम सीख रहे थे उसमें हम काफी मास्टर हो गए हैं।
वी नो इट वेल, वेरी वेल भी हम लिख सकते हैं, वी नो इट वेरी वेल, कि अब हमें प्रोसेस पता है कि हमें कैसे काम करना है और कौन कौन से स्टेप को हमने फॉलो करना है। और यहाँ पर यूं कह लीजिए हमने जितना भी सीखा था यहाँ पर हमने अपनी स्किल्ड को अप्लाई कर दिया है। काफ़ी हम मास्टर हो गए अपने उसमें स्किल में, और इन स्किल में हम मास्टर हो गए हैं। हमें पता है कि कौन से स्टेप के बाद में कौन सा आएगा। जैसे कि अगर इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल ले हम, तो इस तरह से हो सकता है कि शुरू में हमने मशीन चलाना सीखी, लेकिन बाद में हम 4th स्टेज तक आते आते हमें पता है कि मशीन कैसे चलेगी, कहाँ से स्विच ऑन करना है, कहाँ से कम ज़्यादा होगा। इस तरह से हमें पता चलता है कि हम फुल्ली अवेयर हो जाते हैं उसके बारे में, हमें पता चल जाता है कि प्रोसेस कैसे कैसे फॉलो होगा, तो हम आसानी से कर लेते हैं। और ठीक ऐसे ही अगर हम इसके बारे में जाने, अगर स्कूल में इसको अप्लाई करें, तो देखिए जब स्टार्टिंग में बच्चा आता है स्कूल में, बच्चे को क्या होता है, बच्चे को ना तो स्कूल के बारे में कुछ पता होता है, ना ही उसे ये पता होता है कि जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा वो उसके काम आएगा। सेकेंड स्टेज में वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है कि हाँ स्कूल में पढ़ाया जाता है वो रियली काम आएगा आगे लाइफ में, मैं अपनी जॉब को ले सकता हूँ, जो अपना ड्रीम है इस एजुकेशन के द्वारा मैं अपने ड्रीम को अचीव कर सकता हूँ। तो थर्ड स्टेज में कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में हमें पता था कि हमारा ड्रीम ये है, तो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हमने लर्निंग की, हमने अपनी पढ़ाई को पूरा किया, बार बार हमने प्रैक्टिस करी, जो भी चीज़ हमें नहीं आ रही थी अपने एफर्ट्स लगा दिए, पूरी जान लगा दी इसमें हमने। और फोर्थ पे हम जो हमने एजुकेशन सीखी थी, जो एजुकेशन हम सीखी थी, जैसे मान लीजिए हमने टेबल सीखी थी, उन टेबल को हम अनकॉन्शियसली भी अपने माइंड में दोहरा सकते हैं कि ऐसे ऐसे टेबल होते हैं, ऐसे कैलकुलेशन होती है, तो उन एफर्ट्स को हम अप्लाई करेंगे। जैसे कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करने के लिए हम अपने जितनी भी लर्निंग हमने स्कूल में सीखी थी वहां पर हम लगा देंगे। वहां पे हमें शुरू से नहीं सीखना पड़ेगा जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि हम एग्जाम की तैयारी से पहले स्कूल में वो सब कुछ सीख चुके हैं और अनकॉन्शियसली जो भी सीखा था वो हमारे माइंड में बरकरार है। और जब हम तैयारी करने बैठेंगे तो जो भी प्रॉब्लम आएंगी, जो भी क्वेश्चन आएंगे, उनको हम वही स्ट्रेटजी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यह थी हमारी 4 स्टेजेस, जिससे हमें पता चला कि लर्निंग कैसे कैसे की जा सकती है और 4 स्टेज ऑफ कॉम्पिटेंसी कैसे होती है। यह 4 स्टेज को यूज करके हम किसी भी लर्निंग को कर सकते हैं। और यह कहा था, यह मॉडल शुरू में किसने दिया था, यह दिया था मार्टिन एम ब्रॉडवेल ने। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 4 स्टेज कौन कौन सी होती हैं, कॉम्पिटेंसी ऑफ 4 स्टेज कौन कौन सी होती हैं। तो वैसे ही ठीक एग्जाम्पल आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन में मान लीजिए दे दिया, क्या दे दिया, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, एंड सेकंड ऑप्शन में दे दिया कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, एंड फोर्थ में दे दिया अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, और फोर्थ में कुछ भी दे दिया। फोर्थ में मान लीजिए अकेला, सॉरी ये थर्ड है, और फोर्थ नंबर पे हमें दे दिया ओनली कॉन्शियस दे दिया। तो यह क्वेश्चन आ सकता है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कॉम्पिटेंसी स्टेजेस में इन्वॉल्व नहीं होता या फिर नहीं आता। तो हमने थ्योरी पढ़ी है, हम आसानी से बता सकते हैं कि कॉन्शियस वर्ड तो आता है इस स्टेज में, लेकिन अकेला कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी में नहीं आता, कि कॉन्शियस के साथ या तो लगा होगा इनकॉम्पिटेंसी या फिर लगा होगा कॉम्पिटेंसी। तो इसलिए यह हमारा ऑप्शन हो गया कि यह इसमें नहीं आता। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और फ्रेंड्स, यह एक हायरार्की मॉडल है कि एक के बाद एक होगी, हम इनको आगे पीछे याद नहीं कर सकते। हमें बिल्कुल ऐसे ही याद करना होगा कि पहले नंबर पर हमें याद करना होगा कॉन्शियस अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी, फिर आएगा कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी, फिर कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, एंड फिर आएगा अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। तो हमें इसी रूल में, इसी ऑर्डर में हमें इसको याद करना होगा। तो इसीलिए इस स्टेज का एक नाम और देते हैं, इसको कह देते हैं हायरार्की, हायरार्की ऑफ लर्निंग भी इसको कह देते हैं, क्योंकि यह स्टेप ऐसे फॉलो होते हैं।
तो यहाँ पर हमारा नंबर 1 आ जाएगा, जिसमें हमने पढ़ा था अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंसी। सेकेंड स्टेज यहाँ आ जाएगी जिसका नाम है कॉन्शियस इनकम्पिटेंस, एंड थर्ड आ जाएगा कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, एंड फोर्थ ये हमारी लास्ट जहाँ पे हमने मास्टरी ले ली है यह आ जाएगा अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। तो एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में ही यह लर्निंग होती है, इसलिए इसको हायरार्की ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, या हायरार्की स्टेज ऑफ लर्निंग भी हम इसको कह सकते हैं। और इसीलिए ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि हमें ऑप्शन दे दे और हमें यह बता दे कि सही सीक्वेंस बताएं। तो इनको आगे पीछे करके लिख सकता है एग्जामिनर और पूछ सकता है कि इनका सही सीक्वेंस बताएं। तो यह सीक्वेंस आपको पता ही है, पहले क्या आएगा, पहले आएगा अनकॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, फिर आएगा कॉन्शियस इनकम्पिटेंस, फिर आएगा कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, एंड लास्ट आएगा अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। तो इस तरह से आएंगे हमारे इनका सीक्वेंस। अगर इनमें शॉर्ट फॉर्म में हम लेके चले तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस, फिर इसके बाद क्या आया था कॉन्शियस इनकम्पिटेंस, और इसके बाद आता है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस यानी कि सीसी, फिर आता है हमारा अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस यानी कि यूसी। तो इस तरह से ये एक हायरार्की बन जाती है, एक ऑर्डर बन जाता है जिसके द्वारा हम लर्निंग करते हैं। तो यह थ्योरी इतनी ही थी। आगे चलिए हम देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्लास में हम कौन सी थ्योरी करेंगे। तो बने रहिए अपने इस चैनल पर जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है, इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती है इन वीडियो से, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए आपके अपने चैनल पर। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।